हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अगस्त 2020 का करंट अफेयर, जो कि महाराष्ट्र स्पेसिफिक होगा, महाराष्ट्र विशेष। ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसके लिए? राज्य सेवा के लिए। राज्य सेवा के लिए पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो और सारे एग्जाम्स है, जैसे तलाठी की हो गई और भी महाराष्ट्र स्पेसिफिक जो भी एग्जाम्स हैं, उन सब के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा ही करंट अफेयर एमसीक्यू के माध्यम से रखने की कोशिश करता हूं ताकि इजी हो जाए और सिंपल से सिंपल शब्दों में लाने की कोशिश करता हूं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर 29 जुलाई को डैश मंत्रालय कर दिया गया है। अब ये सोच रहे होंगे आपकी, ये आपने तो महाराष्ट्र का बोला और ये लेके आ गए, बट ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने ये डाल दिया। ठीक है, आगे सारा महाराष्ट्र स्पेसिफिक ही है। तो मानव मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ज्ञान मंत्रालय या भारतीय ज्ञान मंत्रालय, तो इसका आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। ये रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। एमएचआरडी मीन्स क्या? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। ये इसका नाम था पहले, अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट, रिमोट शिक्षा के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप कौन सा है? तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगस्त 2020 में जो कोविड की स्थिति है, कोविड-19 की, वो बहुत ज्यादा फैली हुई है। सारे स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हैं और ये बंद होने के साथ स्टूडेंट्स की स्टडी अफेक्ट ना हो, इसके लिए जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो क्या कर रही है, अलग अलग मोबाइल ऐप लेके आ रही, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है, कोई उनका न्यूज, ये उनका जो चैनल है, मीन्स स्टेट का जो चैनल है दूरदर्शन का, उस पे स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं। ऐसा ही महाराष्ट्र ने भी क्या, एक मोबाइल ऐप लेके आए हैं और उस मोबाइल ऐप का नाम है क्या? लर्निंग आउटकम्स स्मार्ट क्यू मोबाइल ऐप। लर्निंग आउटकम्स स्मार्ट क्यू मोबाइल ऐप। और ये रिमोट शिक्षा का मतलब क्या है? रिमोट शिक्षा का मतलब ये है, रिमोट मतलब होता है दूर से, टीवी का रिमोट होता है। रिमोट का मतलब क्या? दूर से ही हम टीवी ऑपरेट कर देते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये हमारा महाराष्ट्र है, ठीक है, और यहाँ पे सारे महाराष्ट्र में हमें क्या करना है, यहाँ पे मुंबई में कोई बंदा पढ़ा रहा है और यहाँ के विदर्भ और ये कोकण, ये सारे एरिया को एजुकेशन चाहिए, तो ऑब्वियसली वो किससे कनेक्ट कर सकता है? आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए, उनसे आप एक्सेस कर सकते हो। तो इसके लिए महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने कौन सा ऐप लेके आई है? लर्निंग आउटकम्स स्मार्ट क्यू मोबाइल ऐप। किसके लिए? रिमोट शिक्षा के लिए। रिमोट शिक्षा मीन्स क्या? दूरस्थ शिक्षा के लिए, जो दूर लोग हैं या पास में भी हैं तो भी आपको पास नहीं जाना क्योंकि कोविड-19 चालू है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? कंफ्यूज नहीं होना, प्रकाश जावड़ेकर इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है क्या? रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक। प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी वगैरह एक समय में थे, बट अब वो नहीं है शिक्षा मंत्री। अब कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कोविड-19 समर्पित बायो रिपोजिटरीज का सबसे बड़ा नेटवर्क लॉन्च किया है। इन 5 में से महाराष्ट्र के किस संस्थान को शामिल किया गया है? पहले तो हम ये समझते हैं कि ये बायो रिपोजिटरीज क्या है। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होगा, कोविड-19 इतना ज्यादा फैल रहा है, अब इसके ऊपर रिसर्च की जरूरत है कि ये किस तरह से फैलता है, इसका जो मेथड है, यानी इसकी जो चेन है वो कैसे आगे चलती है। अगर हम उस चेन को समझने में सक्सेसफुल रहे तो डेफिनेटली हम उस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। और उस चेन को कब समझेंगे हम? जब बहुत सारे डेटा का हम एनालिसिस करेंगे कि भाई कितने रेशियो में फैलता है, कहाँ पे ज्यादा फैलने की पॉसिबिलिटी होती है, ठंडी जगह पे या गर्म जगह पे, या फिर हाथ से इन्फेक्शन होता है या एयर टू एयर भी इन्फेक्शन होता है।
ये सारी चीजें, बट ये कब पॉसिबल है? जबकि हम उसका डेटा हमारे पास बड़ी मात्रा में हो। और डेटा कब मिल सकता है? जब हम उस डेटा को जमा करेंगे। तो इसके लिए सबसे बड़ा नेटवर्क लॉन्च किया है और उसमें 5 संस्थान शामिल है। तो उसमें से महाराष्ट्र के किस संस्थान को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे। इसको शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है? इस बहुत बड़े नेटवर्क में शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं। पेन इंडिया 1000 सार्स CoV-2 RNA जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोग्राम के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी जो हमने पिछली स्लाइड देखी थी, जो नेटवर्क वाला था, ये इसका पूरा नाम है। ये जो हम बात कर रहे थे, नेटवर्क लॉन्च किया, सबसे बड़ा नेटवर्क, तो इसका ये पूरा नाम है। पूरा नाम क्या है? पेन इंडिया 1000 सार्स CoV-2 RNA जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोग्राम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितने तीनों कथन लिखे हुए ये तीनों ही सत्य हैं। तो अब हम इसको देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला, 1000 सार्स CoV-2 जीनोम अनुक्रमण के कार्यक्रम का प्रारंभिक लक्ष्य रियल टाइम पॉलीमरेज चेन कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्तियों का डेटा एकत्र करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी जो भी कोविड पॉजिटिव लोग हैं उनका हमें क्या डेटा एकत्र करना होगा। यह डेटा ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑन ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा GISAID के तहत दुनिया भर के शोधकर्ताओं के लिए जारी किया जाएगा। अब ये डेटा दुनिया भर में क्यों जारी करना है भाई? इसका सिंपल सा अभी भाई जो मैंने बताया था वही इसका रीजन है कि दुनिया भर के लोगों को पता चले तो वो इस पर रिसर्च करें कि भाई इसकी चेन आगे बढ़ती कैसे। जैसे यहाँ पे लिखा है ना पॉलीमरेज चेन। पॉलीमर जानते हैं? पॉलीमर ऐसा होता है, कार्बन खुद से ही बॉन्डिंग करता रहता है, ऐसा पॉलीमराइजेशन होता है। ऐसे ही ये कोविड भी बॉन्डिंग करता रहता है। एक बंदा है, उसने दूसरे से बॉन्डिंग की, दूसरे ने तीसरे से की, ये इसका तरीका है। तो ये पॉलीमरेज चेन, इसका डेटा एकत्र करना। अब इस डेटा को एकत्र करके क्या करेंगे? हम दुनिया भर में जितने भी इस पे रिसर्च कर रहे हैं लोग, शोध कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करेंगे। तीसरा, यह डेटाबेस कोविड-19 वायरस के व्यवहार और प्रसार के बारे में समझ बढ़ाएगा। सिंपल सी बात है कि वो किस तरह से बिहेव करता है, आगे कैसे बढ़ता है, कब वो ज्यादा होता है, कब कम होता है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी सत्य है। बट ये आपको याद होना चाहिए, पेन इंडिया 1000 सार्स कोविड-2 RNA जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोग्राम काफी लंबा है। आप तो सिर्फ पेन इंडिया 1000 सार्स ये भी याद रखेंगे तो भी ठीक हो जाएगा। कोविड तो आपको याद रह ही जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यूरोपीय संघ ने आवास निर्माण की दिशा में महिलाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए परियोजना निर्माणश्री शुरू की है। शुरुआत में यह भारत के किस राज्य में लॉन्च की गई? सभी को पता है, यूरोपियन यूनियन सभी को पता होगा, जो यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज का मिलकर एक यूनियन है, जिसमें हंगरी और फ्रांस और अभी ब्रिटेन भी था, ब्रिटेन उससे बाहर निकलने वाला है, जर्मनी, इटली, ये सारे कंट्रीज उसमें शामिल हैं यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, भारत में आवास निर्माण की दिशा में महिलाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए, यानी जो विमेन है, आवास निर्माण समझते हैं, घर बनाने की जो टेक्नोलॉजी या चीजें हैं, उनमें महिलाओं को कैसे और ज्यादा कुशल बनाया जाए, उसके लिए काम करना शुरू किया है। तो वो कहां पे लॉन्च किया गया, किस राज्य में? महाराष्ट्र, उड़ीसा, उपरोक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों में। महाराष्ट्र में भी शुरू किया गया है और उड़ीसा में भी शुरू किया गया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है। योजना का नाम क्या है? निर्माणश्री। किसके लिए है? लेडीज के लिए। ठीक, आगे बात करते हैं। यूरोपीय संघ ने आवास निर्माण की दिशा में महिलाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए परियोजना निर्माणश्री शुरू की है। शुरुआत में यह महाराष्ट्र के किस जिले में लागू की गई है? बीड़, उस्मानाबाद, उपरोक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका भी आंसर होगा क्या? उपरोक्त दोनों में। यानी इनिशियली ये कहां पे लागू की जाएगी? बीड़ और उस्मानाबाद, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में लागू की जाएगी। मराठवाड़ा का ये पार्ट है बीड़। नेक्स्ट देखते हैं। जनजाति मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, ये कहां से बिलोंग करते हैं? झारखंड से। याद रखना, अर्जुन मुंडा ये क्या है? केंद्रीय मंत्री जनजाति मामलों।
ने ट्राई फूड प्रोजेक्ट तृतीयक प्रसंस्करण केंद्र का शुभारंभ किया है। अब ये ट्राई फूड प्रोजेक्ट क्या है ये मैं आपको अगली स्लाइड में बताने वाला हूं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कहां पे लागू किया गया। रायगढ़ महाराष्ट्र में, जगदलपुर छत्तीसगढ़ में, उपरोक्त दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा क्या, उपरोक्त दोनों में। रायगढ़ महाराष्ट्र में, काफी इंपॉर्टेंट है ये। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ट्राई फूड प्रोजेक्ट। ठीक है, ट्राई फूड प्रोजेक्ट तृतीयक प्रसंस्करण केंद्र का शुभारंभ किया। अब इसके बारे में हम समझते हैं ये ट्राई फूड प्रोजेक्ट क्या है। एक तो आपने ड्राई फ्रूट सुना होगा, ड्राई फ्रूट सुना होगा। अब ये ड्राई फ्रूट क्या है समझिए। जो आदिवासी लोग होते हैं ट्राइबल एरियाज में जो आदिवासी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, स्थानीय चीजों को कलेक्ट करते हैं। जैसे वो महुआ कलेक्ट करते हैं, देखा होगा आपने, या फिर वो आंवला कलेक्ट करते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली वो क्या करते हैं, जो साहूकार लोग या बड़े लोग होते हैं या बनिया लोग होते हैं उनको वो बेचते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ही कम रेट में उसको बेच डालते हैं, बहुत ही कम रेट में। और आपको पता होगा कि अगर किसी चीज को आप प्रोसेस करते हैं तो उसमें ना उसकी वैल्यू ऐड होती, वैल्यू एडिशन होता है। जैसे कपास है, मान लीजिए आपके पास 1 किलो कपास है, आपको मुश्किल से 1 किलो कपास के मान लीजिए 40 रुपए मिल गए। ठीक है, 40 रुपए मिल गए। बट अगर आप इसी 1 किलो कपास का कपड़ा बना के बेचेंगे, इस कपास को आप क्या करेंगे, कपड़ा बनाएंगे। अब मैं कपास का एग्जाम्पल दे रहा हूं, घर में कपड़ा, कपास से कपड़ा मत बनाते बैठना है, इट इज एन एग्जाम्पल। अगर आप इससे कपड़ा बनाएंगे तो 1 किलोग्राम कपास में बहुत सारा कपड़ा बन जाता है और वो तकरीबन 200 रुपए में सेल होता है। यस, मींस आपने क्या किया, इसको मैन्युफैक्चर, इसको प्रोसेस किया, तो आपने इसकी क्या बढ़ा दी, वैल्यू बढ़ा दी। इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। जो आदिवासी लोग होते हैं ट्राइबल एरियाज में, वो क्या करते हैं, इन चीजों को रॉ में बेचते हैं, रॉ मटेरियल में बेचते हैं। और अगर जब भी आप रॉ में बेचेंगे तो आपको इससे नुकसान होगा। ठीक है, ऐसा ही ब्रिटिश लोग भारत में करते थे। ब्रिटिश लोग क्या करते थे, हमारे यहां से कपास लेके जाते थे। ठीक है, कपास ले गए या नील ले गए, जो भी रॉ मटेरियल था वो कहां पे ले गए, ब्रिटेन में ले गए। ब्रिटेन में ले गए और उन्होंने क्या किया, यहां से वो 40 रुपए में लिया मान लीजिए कपास, और उधर से कपड़ा बना के लिया। आपको पे कितना किया, भारत को 40 रुपए पे किया, और उधर कपड़ा बनाया और कितने का, 400 रुपए का बना दिया, या मान लीजिए 400 ज्यादा होता है, 200 रुपीज का बना दिया। और इसी को 200 रुपीज को इंडिया में आके बेच दिया। तो आपने पे कितना किया, 40 रुपए, और बेचा कितने में, 200 रुपए में। तो आपका माइनस किस में चला गया, 160 रुपीज आप लॉस में गए। ठीक है, और ऐसा ही कर करके ब्रिटेन ने सारा पैसा लेके गया, भारत का बहुत सारा पैसा लेके गए। ठीक है, तो रॉ मटेरियल को जब भी आप सेल करेंगे तो आपको उसमें कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए अब देखिए ये शुरू कहां किया गया, देखिए अगली स्लाइड में देखते हैं। रायगढ़ महाराष्ट्र में, जगदलपुर छत्तीसगढ़ में। अब अगली स्लाइड पे आइए। ट्राई फूड प्रोजेक्ट के उद्देश्य क्या है, तो देखिए जो मैं आपको बता रहा था, माइनर वन उत्पादन मींस क्या, MFP मींस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो कि आदिवासी वन संग्रहकर्ताओं द्वारा एकत्र किए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा बीड़ी के लिए, जो बीड़ी बनती है बीड़ी, उसके लिए तेंदुपत्ता चाहिए होता है, तेंदुपत्ता। अब वो जो तेंदुपत्ता है वो तो ये क्या करते हैं, सीधा का सीधा किसी को सेल कर देते हैं। अगर इसकी बजाय वो खुद ही बीड़ी बना ले तो उनको ज्यादा पैसा मिलेगा, इसमें कम मिलेगा। तो इससे और भी वो बहुत सारी चीजें इकट्ठा करते हैं, महुआ करते हैं, आंवला करते हैं, और भी है आगे, वो मैं बताने वाला हूं, जो कि आदिवासी वन संग्रहकर्ताओं द्वारा एकत्र किए जाते हैं कि बेहतर उपयोग और मूल्य संवर्धन के माध्यम से आदिवासियों की आय में वृद्धि करना, ये इसका उद्देश्य है। आई होप अब आपको समझा होगा कि जो माइनर वन उत्पादन है, मेजर वाला नहीं, माइनर छोटे वाले, जैसे तेंदुपत्ता हो गया, महुआ हो गया, महुए का पेड़ नहीं, महुए का जो फूल गिरता है वो कुछ काम में आता है। आई थिंक उससे वाइन बनती है, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ उससे वाइन बनती है। ठीक है, ये आपने ले लिया। तो ये जो माइनर वन उत्पादन है, इनका उपयोग आप क्या करें, ये जो यूनिट लगाई गई है ट्राई फूड प्रोजेक्ट के तहत, ये यूनिट ऐसी लगाई गई कि आप इसको प्रोसेस करिए। जैसे अगर आप महुए, सिंगल महुआ बेच दिया आपने तो ठीक नहीं, आप क्या करिए, उसकी वाइन बनाइए और वाइन बना के फिर बेचिए। या फिर आपने तेंदुपत्ता लिया तो तेंदुपत्ता आप ऐसे मत सेल करिए, आप खुद ही एंटरप्रेन्योर बनिए, खुद ही, आदिवासियों को ही कहा गया, उन्हीं के लिए ये कि आप हमारे से ट्रेनिंग लीजिए और इसकी बीड़ी बनाइए और बीड़ी ही सेल करिए मार्केट में, तो आपको ज्यादा आमदनी होगी। बस इसी कंसेप्ट पे है ये ट्राई फूड प्रोजेक्ट योजना, यही है पूरा का पूरा। मूल्य संवर्धन मींस क्या, मूल्य को बढ़ाना के माध्यम से आदिवासियों की आय में वृद्धि करना
रोजगार, आय, उद्यमिता। उद्यमिता मीन्स क्या? एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे आपने बीड़ी के पत्ते बेचे, मत बेचिए बीड़ी का पत्ता, बीड़ी बना के बेचिए, तो क्या होगा? आप एक एंटरप्रेन्योर भी हो जाएंगे, क्योंकि आप बीड़ी के लिए क्या करेंगे? कारखाना स्टेब्लिश करेंगे। ठीक है। बढ़ावा देकर आदिवासियों के लिए एक व्यापक विकास पैकेज प्रदान करना है, और इसका आंसर है उपरोक्त दोनों ही सत्य। ट्राईफूड प्रोजेक्ट रायगढ़ में क्या क्या होगा, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। वो क्या है? एमएफपी प्रसंस्करण इकाइयों का उपयोग महुआ, आंवला, कस्टर्ड, सेब, जामुन और जैसे उत्पादन में मूल्य जोड़ने के लिए किया जाए। मूल्य जोड़ने के लिए मींस वैल्यू एडिशन, जो मैंने आपको बताया। प्रोसेस करना है आपको, प्रोसेस करके इसको और इसमें वैल्यू ऐड करनी है। महुआ पे आंवला जूस, कैंडी, जामुन का रस, कस्टर्ड सेब का गूदा तैयार किया जाएगा। क्योंकि अगर आपने सीधा आंवला बेच दिया तो आपको कुछ खास नहीं मिलेगा। हाँ, आंवले का जूस बना के बेचेंगे तो आपको उसमें वैल्यू एडिशन होगी, सिंपल सी बात है। तो आपकी क्या आमदनी बढ़ेगी। यानी इसका आंसर क्या हुआ? उपरोक्त दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री कृषि, ये थोड़ा सा ज्यादा टाइप हो गया है, ठीक है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र के डैश से बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के लिए एक विशेष पार्सल ट्रेन है। तो पहले तो आपको समझना होगा ये किसान रेल क्या है। तो मैं पहले इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर है देवलाली। देवलाली से चलेगी, वो कहां तक जाएगी? बिहार के दानापुर तक, और बहुत सारे आई थिंक 32 स्टेशन पे वो रुकेगी। अब इसमें किसान रेल में क्या खास रहेगा? आप सोच रहे हैं कि किसान बैठते होंगे या कुछ और रहेगा, तो आपको बताता हूं मैं। किसान रेल में बहुत सारे रेफ्रिजरेटर लगे होंगे कोल्ड स्टोरेज के लिए। क्यों? सोचिए, एक बंदा है, वो मान लीजिए बिहार में है, ठीक है। बिहार में उसने प्रोड्यूस किया क्या? मान लीजिए कोई बहुत अच्छी प्रोड्यूस की लीची। बिहार में लीची होती, लीची उसने क्या की? प्रोड्यूस की, और उसको सेल करना है। तो वो बिहार से यहां लाके मुंबई में सेल करेगा ना। मुंबई में अच्छा रेट मिल सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे। या फिर और दूसरी जगह पे उसको कहां पे बीच में और कोई शहर पड़ता है, लखनऊ में मान लीजिए उसको सेल करना है, तो वो लेके आएगा वहां से बिहार से, तो उसको बहुत मुश्किल होगी क्योंकि बिहार से वो मुंबई तक अगर लेके आया तब तक लीची लीची नहीं बचेगी, वो तो एकदम सूख जाएगी, जो कि सेल ही नहीं हो पाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने किसान रेल चलाई। अब वो किसान रेल में क्या, बहुत सारे इसमें कोल्ड स्टोरेज होंगे ताकि आपने अपना सामान रख दिया, और जो रेलवे होती है वो तो सस्ते में होती, उसका जो चार्जेस होते वो कम होते। आपने इसमें रख दिया रेल में और आके मुंबई में उतार लिया, लखनऊ में उतार लिया, जहां आपको उतारना है वो उतार लिया। इसको बोलते हैं किसान रेल। कोल्ड स्टोरेज होंगे इसमें बहुत सारे, ठीक है। और इसी को कहा गया है, इसका जो उद्घाटन किया वो किसने किया है? दो लोगों ने किया है। एक हमारे केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल, इन्होंने किया है, और दूसरे कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो काफी न्यूज में थे, ठीक है, इन्होंने किया। तो इसका आंसर है क्या? देवलाली। देवलाली ये कहां पे है? नासिक के पास में, इगतपुरी से बाद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, KRCL, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भारत का पहला केबल स्टे इंडियन रेलवे ब्रिज, अंजी खाद ब्रिज, विकसित किया जा रहा है। यह किस राज्य में बनाया जाएगा? केबल स्टे, खाली वो केबल पे स्टे कर जाएगा, ठीक है। और ये बन रहा है कौन से राज्य में? तो पहले आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में। अब ये कोंकण रेलवे क्यों बना रहा है? क्योंकि कोंकण रेलवे को इन सब चीजों में क्या है, महारत हासिल है। आपको पता है कोंकण रेलवे जब बनाई है बहुत ही डिफिकल्ट है, वो रास्ता पहाड़ों में बनी हुई है, पूरा पहाड़ है हमारा, यहाँ पे ये कोंकण रेलवे है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में ये बना रहा है, और उस ब्रिज का नाम क्या है? पहला केबल स्टे इंडियन रेलवे ब्रिज है, इसका नाम क्या है? अंजी खाद ब्रिज, ठीक। और ये जम्मू कश्मीर में किस नदी पे बनेगा? तो वो भी मैं बता देता हूं, चिनाब, ठीक है। किस नदी पे बनेगा? चिनाब पे। आपने सुना होगा झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सब किधर की नदियां हैं? हिमालय की नदियां हैं, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर पे बना रहा है KRCL। आगे बात करते हैं। अच्छा, ये जो न्यूज है ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि पॉपुलेशन के ऊपर
क्वेश्चन एग्जाम में आता ही, वो चाहे कोई सी भी पीएससी हो। मैं सिर्फ महाराष्ट्र पीएससी की बात नहीं कर रहा और महाराष्ट्र से स्पेसिफिक एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं। जितनी भी पीएससी, जितनी भी एग्जाम्स है, पॉपुलेशन पे, जनगणना पे एक क्वेश्चन आता है और ये नया आया है इसमें। और वो नया क्या आया है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, गवर्नमेंट में कौन से मंत्रालय क्या है पहले आप समझ लीजिए। उसने 2036 में हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो जनसंख्या है, उसका स्वरूप कैसे होगा उसका एक प्रोजेक्शन दिया, उसका एक अनुमान लगाया और उसके ऊपर ये पूरी रिपोर्ट है। और मुझे लगता है ये काफी इंपॉर्टेंट कि कितना हमारा सेक्स रेशियो रहने वाला है 2036 तक, एक अनुमान लगे, उस हिसाब से हम पॉलिसी बनाए। या फिर हमारे देश की जनसंख्या कितनी रहने वाली है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं ये प्रोजेक्शन में क्या है। तो देख लीजिए, पहला, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग, जनसंख्या पे क्या है, एक राष्ट्रीय आयोग है, ने जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट जिसका शीर्षक भारत के लिए जनसंख्या अनुमान और स्टेट्स 2011 से 2036 प्रस्तुत की है। अब आगे बात करते हैं। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, भारत के लिए जनसंख्या अनुमान और स्टेट्स 2011-2036 प्रस्तुत की है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत की का कुल जनसंख्या का लिंगानुपात 2036 में डैश होने की उम्मीद है। यानी हमारा जो सेक्स रेशियो है वो कितना हो जाएगा 2036 में, 2036 में, तो 950, 957, तो इसका आंसर है 957, 957। और अभी कितना है सभी को पता होगा, 943, ये हमारा सेक्स रेशियो है। सेक्स रेशियो मींस क्या, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो अभी तो दुर्भाग्य से 943 है, बहुत ही बेकार है। और 2036 तक ये सुधरने की संभावना, क्योंकि सरकार ने, आपको पता होगा, बहुत सारी योजनाएं चलाई है लड़कियों के लिए, जागरण अभियान चलाया है, फीमेल फोइटोसाइड को उसने प्रिवेंट किया है, तो ये सब चीजें इंपैक्ट डालने वाली है। तो ऐसा माना जा रहा है कि 957 हमारा लिंगानुपात हो सकता है 2036 में। आगे बात करते हैं, किस राज्य में लिंगानुपात नहीं बढ़ने का अनुमान लगाया गया, किस राज्य में? सभी जगह लिंगानुपात बढ़ेगा, बट कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर लिंगानुपात नहीं बढ़ेगा, सेम रहने की पॉसिबिलिटी। और कुछ राज्य तो ऐसे जहां पे गिरने वाला लिंगानुपात, ठीक है, तो इसमें हमारे महाराष्ट्र का भी नाम है अनफॉर्चुनेटली, जहां पर लिंगानुपात नहीं बढ़ेगा। महाराष्ट्र, केरल, गुजरात व कर्नाटक, और इनमें से सभी, इन चारों में लिंगानुपात नहीं बढ़ने का अनुमान लगाया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत की कुल जनसंख्या कितनी होने का अनुमान लगाया गया, तो इसका आंसर है कितनी, 151.8 करोड़। ये मैं फिर से बोल रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको देखना हो तो आप इसकी डिटेल रिपोर्ट भी एक बार सर्च करके देख लेना, क्योंकि राज्य सेवा में यानी क्या, स्टेट सर्विस में इन सब के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, जनसंख्या का अनुमान, इस पे क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 151.8 करोड़ हमारी जनसंख्या होने की संभावना है, कब तक, 2036 तक। 2021 से 2031 नहीं, ये 2036 है, के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर डैश घट जाएगी। एक और अच्छी थोड़ी सी न्यूज है, वो ये है कि हमारी जनसंख्या की जो वृद्धि दर है, वृद्धि नहीं, दर और वृद्धि में दोनों में डिफरेंस है भाई, समझ मत लेना कि डिक्लाइन हो रही, जी नहीं, वृद्धि दर पहले 5% बढ़ती थी, ठीक है, मान लीजिए 100 पॉपुलेशन थी, और ये कितनी, अगले साल कितनी हो जाती थी, 105, ठीक है। अब वही अगर अब 2021 से 2036 तक पॉपुलेशन का जो रेट है उसके बारे में अनुमान है, वो क्या है, वो है कितने परसेंट तक घट जाएगी। अब देखिए, ये 5% थी, 105 हो गई, अब मान लीजिए 103 हो गई, अगली बार में कितनी बढ़ रही, 3%, तो इसकी वृद्धि दर नहीं घट गई क्या, दर मीन्स क्या, रेट, याद रखना, ये ना सोचना कि वृद्धि दर कम हो गई इसका मतलब पॉपुलेशन कम होने लगी, जी नहीं, रेट उसका कम हुआ, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, अभी 100 थी अब 103 हो गई, इधर 100 थी पर 105 हो रही थी, बट 100 से अब कितनी हो रही, 103 हो रही, तो इसका आंसर है कितना, 8.4%। इतनी पॉपुलेशन रेट हमारी कम हो जाएगी, घट जाएगी, पहले ज्यादा थी और अब किससे बढ़ेगी, 1% से बढ़ने वाली है, ऐसा अनुमान है। ऐसा क्यों, सरकार ने खूब इसके लिए प्रोग्राम चलाए, लोगों ने भी समझदारी सीखी कि भाई पॉपुलेशन बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वैसे ही देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, ठीक है, तो इन सब चीजों का इम्पैक्ट आने वाला है। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क
अब इसका शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए, महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क, ये महाराष्ट्र MA, ठीक है, एग्री MAGRI, तो ये हो गया मैग, और नेटवर्क तो इसका नाम दिया क्या, नेट, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, मैग्नेट। मैग्नेट परियोजना के तहत लगभग कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दी, तो पहले ये समझ लीजिए, फिर मैग्नेट के बारे में मैं आपको बता दूंगा। 1000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार ने दिए। अब ये मैग्नेट परियोजना क्या है इसके बारे में देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहली बात तो महाराष्ट्र सरकार की है ये योजना, इसका नाम क्या, शॉर्ट फॉर्म है मैग्नेट, और 1000 करोड़ का इसका उद्देश्य क्या, 1000 करोड़ का बजट दिया, अभी पैसे दिए, और इसका उद्देश्य क्या है, अगले 6 वर्षों के लिए राज्य के सभी जिलों में किसानों की मदद करना, अगले 6 वर्ष तक, ध्यान रखना। अच्छा, अचानक से आप सोच रहे होंगे कि ये आपने सिर्फ किसानों पे क्यों ले आए, क्योंकि भाई यहां पे लिखा क्या है, महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क, तो एग्री मींस क्या, एग्रीकल्चर मींस किसान से रिलेटेड होगा ये, और है वो किसानों से रिलेटेड। दूसरा, फल और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देना तथा प्रसंस्करण में सुधार करना। प्रसंस्करण मींस क्या, प्रोसेसिंग, फिर से वही बात, प्रोसेसिंग अगर अच्छे से हो गई तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, नहीं तो जो रॉ मटेरियल होता है वो बहुत जल्दी खराब भी होता है, प्रोसेस अगर आप करेंगे तो जल्दी खराब नहीं होगा। फल और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देना तथा प्रसंस्करण में सुधार करना, प्रोसेसिंग में सुधार करना, तो इसका आंसर होगा क्या, उपरोक्त तो दोनों सकते हैं। एक तो किसानों की मदद करना, फल और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देना और प्रोसेसिंग करना। इसके बाद में इससे और थोड़ी सी चीज देख लीजिए, महाराष्ट्र सरकार ने सेम रिपीटेड है, इसकी फंडिंग के बारे में बात की गई है। इस योजना के लिए 70% वित्त पोषण एशियाई विकास बैंक मींस क्या, एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा 70%, और 30% कौन देगा, वित्त पोषण राज्य सरकार करेगी। ये इस योजना का स्वरूप है, ये फंडिंग के बारे में, बाकी सेम चीजें लिखी हुई है। 70% एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस मनीला में, और 30% स्टेट गवर्नमेंट, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो दोनों सत्य है। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के स्कूलों के लिए शिक्षण उपकरण प्रदान करने के लिए डैश भारत के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य बन गया, मींस महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र स्कूलों के लिए शिक्षण उपकरण प्रदान करने के लिए डैश भारत के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य बन गया, तो इसका आंसर है गूगल भारत। गूगल भारत जो है इसके साथ महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया, महाराष्ट्र ने क्या किया, एक समझौता किया, और वो साझेदारी क्या है, वो समझौता क्या है, वो आगे आएगा गूगल के साथ। ऑब्वियसली बात है यार, सभी अभी ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑनलाइन के बारे में बात हो रही है, तो टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ में टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये सपोर्ट कर सकती हैं। तो गूगल के साथ महाराष्ट्र ने क्या कर ली, साझेदारी कर ली, सिंपल सी बात है। आप देखिए इसके बारे में लिखा हुआ आगे, पहले तो ये समझिए इसका आंसर है उपरोक्त तो सभी सत्य है, ठीक है। अब ये सारा डेटा देखते हैं। पहला, साझेदारी के तहत गूगल शिक्षा के लिए जी सूट, गूगल क्लासरूम जैसे मुफ्त ऑनलाइन शिक्षण उपकरण तैनात करेगा, ये एक साझेदारी में आया है। जी सूट, गूगल क्लासरूम जैसे मुफ्त है, ये ऑनलाइन शिक्षण उपकरण मुफ्त है, किसके लिए, महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि समझौता हुआ है, ठीक है। गूगल शिक्षक प्रशिक्षण और दूरस्थ शिक्षा अनुबंध के लिए मुफ्त संसाधन उपलब्ध कराएगा। अब देखिए, जो टीचर्स लोगों को प्रॉब्लम हुई इस कोविड-19 में, अचानक से गवर्नमेंट ने बोला कि आप ऑनलाइन लेक्चर लीजिए। अब अनफॉर्चुनेटली जब ऑनलाइन लेक्चर लेने के लिए टीचर्स बैठे, तो कुछ तो बेचारे ऐसे टीचर थे जिन्हें ढंग से जीमेल खोलना भी नहीं आता था, क्योंकि उन्होंने कभी खोला ही नहीं था, इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी थी कि कोई से जूम ऐप पे लीजिए कि गूगल मीट पे लीजिए, आप लेक्चर लीजिए, ऑनलाइन लेक्चर लीजिए, लोगों को ये पता ही नहीं था। तो डेफिनेटली इसके लिए क्या चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है। और ये ट्रेनिंग चाहिए तो गूगल शिक्षक प्रशिक्षण, ये गूगल सबसे अच्छे से कर सकता था, तो इनसे इन्होंने अनुबंध कर लिया, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा, स्कूल शिक्षा विभाग व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों और छात्रों को व्यक्तिगत जी सूट आईडी प्रदान करेगा, ताकि सभी स्थानों पर दूरस्थ शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित हो सके। अब ये दूरस्थ शिक्षा क्या, रिमोट स्टडी, रिमोट वही दूरस्थ, दूर बैठा है बंदा और उसको शिक्षा चाहिए, तो मोबाइल से शिक्षा ग्रहण कर सकता है।
या फिर कोई और टेक्नोलॉजी लैपटॉप वगैरह से कर सकता है। तो इसके लिए आईडी चाहिए, जी सूट आईडी। तो ये मुफ्त में जी सूट आईडी दी किसने? गूगल ने दी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो सभी सत्य हैं। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको समझ लेना। ठीक है, दैट्स इनफ। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के ऊपर है, महाराष्ट्र स्कूलों के लिए वही है, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो समझिए, पहला, शिक्षकों को मदद करने के लिए मराठी, अब ये इंपॉर्टेंट है, टीच फ्रॉम होम, मराठी टीच फ्रॉम होम शुरू किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। टीच फ्रॉम होम मींस क्या? सिंपल सी बात है, घर से आपको पढ़ाना है, दैट इज टीच फ्रॉम होम। और वो भी मराठी संस्करण उसका शुरू किया गया जो कि सूचनाओं को मराठी में उपलब्ध कराएगा। आसान सी बात है, सिंपल सी बात है, बट हाँ, ये ही एग्जाम में आ सकता है, टीच फ्रॉम होम। ठीक है, ये मराठी में क्या सूचना को उपलब्ध कराएगा शिक्षकों के लिए। उसके बाद में महाराष्ट्र के 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों ने डिजिटल माध्यम का उपयोग करने के लिए पंजीकरण किया है। सिंपल सी बात है, उन्हें आगे से आदेश मिले हैं। आगे से आदेश क्या? बच्चों को चाहिए, और टीचर फिर घर पे क्या करें? तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को भी रिक्वायरमेंट है, टीचर को भी, तो वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। महाराष्ट्र के 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों ने डिजिटल माध्यम का उपयोग करने के लिए पंजीकरण किया है। और एक और नाम इसमें आता है, पहले तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है उपरोक्त सभी सत्य है। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री, इनका नाम आपको याद होना चाहिए, वर्षा गायकवाड़ जी हैं। वर्षा गायकवाड़ जी महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने कहा है कि साझेदारी के तहत 22.3 मिलियन से अधिक छात्रों को लाभ पहुंचेगा, ऐसा होगा। 22.3 तो बताना, एक ऐसा न्यूमेरिकल डेटा कम ही आता है, मुझे ये बताना था एक्चुअली। वर्षा गायकवाड़ ये क्या है? महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री। आगे बात कर लिया जाए, तमिलनाडु की महिलाओं ने मुद्रा ऋण योजना के लाभार्थियों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसमें महाराष्ट्र की महिलाएं कौन से स्थान पर हैं? अब ये पहली बात तो आपको मुद्रा लोन के बारे में पता होना चाहिए। मुद्रा, तो इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिस्ट्रक्चरिंग एजेंसी, ये इसका फुल फॉर्म। अब ये करती क्या है? ये आपको लोन, ये एक स्कीम है। अब इस स्कीम में आपको 3 तरीके का लोन दिया जाएगा, ठीक है, और वो तीनों तरीके का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम में बार बार देखा गया। एक होता है कौन सा? शिशु लोन, दूसरा होता है क्या? किशोर लोन, और फिर होता है क्या? तरुण लोन। शिशु, किशोर और तरुण, ठीक है, ये 3 तरीके के लोन होते हैं। अब ये लोन की कैटेगरी, शिशु में आपको कितना? 50,000 का लोन दिया जाएगा, 50,000 तक का अमाउंट आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, इसको बोला शिशु दे दिया। उसके बाद इसमें कितना? 50,000 से कितना? 5 लाख तक का लोन आपको दे दिया जाएगा, 5 लाख, तो इसको बोलेंगे किशोर। और तरुण वाले में क्या? 5 लाख से कितना? 10 लाख तक का लोन आपको दिया जाएगा, और इसको नाम दिया गया मुद्रा लोन। ये हमारे जो अरुण जेटली साहब थे फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने ये योजना स्टार्ट की थी। लोन दिया जाता है कि आप क्या करिए, अपना एंटरप्रेन्योर करिए, आपकी कोई इंडस्ट्री पहले से बंद पड़ी हुई है तो आप उसमें पैसा लगाइए, इसको बोलते हैं मुद्रा लोन। तो इसमें तमिलनाडु की महिलाओं ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्हें मिला, उन्होंने लोन लिया, वो शीर्ष पे रहा। इसमें महाराष्ट्र की महिलाएं कौन से स्थान पर रही? तो महाराष्ट्र की महिलाएं काफी पीछे हैं, चौथे स्थान पर रही, दूसरे तीसरे पर भी नहीं है, नो इश्यू। जनरली महाराष्ट्र भी फर्स्ट सेकंड में रहता है, बट इसमें चौथे स्थान पे आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने डैश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत नवी मुंबई में एक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स पावर ग्रिड ओटी सिटी कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। सिंपल सी बात है, अब आपको ये समझ गया होगा इसका मीनिंग क्या है। नहीं समझा तो देखिए, ओटी कॉम्प्लेक्स आपको पता है, ओटी ऑपरेशन थिएटर होता है, ठीक है। अब ओटी में बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वहां पे, ठीक है, ऑपरेशन चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई बीच में, तो ये कैसे पॉसिबल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी, जैसे रोबोट वगैरह, और भी बहुत सारी चीजें आपको रिक्वायर्ड होती है एक अच्छे ओटी में। तो पावर ग्रिड एक क्या बनाएगा? पावर ग्रिड ओटी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और वो कहां पे बनाएगा? नवी मुंबई में बनाएगा, ठीक है।
नवी मुंबई में बनाएगा। कौन सा? पावर ग्रिड ओटी कॉम्प्लेक्स। तो ये किसको बना के देने वाला है, किसके साथ समझौता हुआ है कि किसके लिए ये बनाएगा? जेजे हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल सेंटर, वाडिया हॉस्पिटल, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल सेंटर, जो कैंसर के हॉस्पिटल है, बहुत फेमस है हॉस्पिटल है मुंबई की। ठीक, पावर ग्रिड ओटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की कैटेगरी, ये कैटेगरी में पहले स्थान पर रहने वाला शहर। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक आपने 1 लाख से कम जनसंख्या का क्यों लिया है? तो पहली बात तो 2 कैटेगरी इसमें इंपॉर्टेंट होती है। पहली कैटेगरी कौन सी होती है? वो होती है पॉपुलेशन, वो शहर जिनकी जनसंख्या कितनी है, 10 लाख से ज्यादा है, उसकी एक कैटेगरी है, उसमें कुछ अवार्ड दिए जाते हैं। और दूसरा, वो शहर जिनकी जनसंख्या कितनी 10 लाख से कम है, वो दूसरी कैटेगरी होती है। ठीक है, तो अभी इसमें ऐसे तो बहुत दिए जाते हैं, जैसे लगातार चौथे साल जो इंदौर शहर है वो टॉप पे रहा है, पहले स्थान पर रहा। ठीक है, बट वो तो आपको पढ़ना ही है। साथ में महाराष्ट्र स्पेसिफिक अगर देखें तो महाराष्ट्र स्पेसिफिक इसमें एक डेटा मुझे मिला, और वो डेटा कौन सा था कि 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर में पहले स्थान पर रहने वाला कौन सा शहर है? तो वो हमारे महाराष्ट्र का शहर है। ठीक है, 1 लाख से कम पॉपुलेशन। और इसके बारे में मैं काफी डिटेल में बता चुका हूं मेरे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो सारे वीडियो में आप देख सकते हैं। जनवरी मंथ में है ये, फरवरी में भी है, वो आप देख सकते हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। लोनावाला, देवलाली, कराड़ या कसरावत? तो इसका आंसर है कराड़। और आप सोच रहे होंगे ये कराड़ कहां पर है? तो ये है सातारा डिस्ट्रिक्ट में, सातारा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, महाराष्ट्र के सातारा डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 1 लाख से कम। और यहाँ पर जो स्वच्छता है वो सबसे टॉप क्लास है भारत की, 1 लाख से कम कैटेगरी वाले में ये। ठीक, अगले वाला देखिए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की कैटेगरी में पहले स्थान पर रहने वाला शहर इंदौर है, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाले या वाला शहर कौन सा है? सूरत, नवी मुंबई, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सोच रहे होंगे कि इसका पहले तो इसका आंसर देख लीजिए, उपरोक्त दोनों। तो ये संयुक्त रूप से दोनों सेकंड प्लेस पे। कौन से? एक तो सूरत गुजरात का शहर है, और महाराष्ट्र का शहर कौन सा? नवी मुंबई। ये दोनों ही कौन से प्लेस पे हैं? सेकंड प्लेस पे हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। स्वच्छ सर्वेक्षण या स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की ये वार्षिक रिपोर्ट है। देखिए, एक रिपोर्ट आती है कौन सी? मंथली, सॉरी क्वार्टरली, 3 महीने में आती, और एक रिपोर्ट आती है आई थिंक आफ्टर 6 मंथ, और एक वार्षिक भी आती है, एनुअल भी रिपोर्ट आती है। ठीक है, इसमें एनुअल इंपॉर्टेंट होती है, उसी से जनरली क्वेश्चन आता है, क्योंकि ऐसे तो बंदा याद करना चाहेगा तो 4 क्वार्टर की याद करो, फिर एक 6 मंथ की याद करो, इससे बेटर आप कौन सी याद करिए? एनुअल याद करिए, और ये एनुअल ही डेटा है। ठीक है, नवी मुंबई कौन से प्लेस पे? सेकंड प्लेस पे, और सूरत भी सेकंड प्लेस पे। पहले प्लेस पे इंदौर है, लगातार 4 सालों से वो पहले प्लेस पे। नेक्स्ट, नीति आयोग ने एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स EPI, एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स 2020 जारी किया है। गुजरात ने ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। महाराष्ट्र इस सूची में किस स्थान पर रहा? तो पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है क्या? सेकंड प्लेस पे रहा महाराष्ट्र। अब इसमें नया क्या, इसमें समझने जैसा क्या? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये उस आधार पे जारी की जाती है रिपोर्ट कि आपका जो स्टेट है वो एक्सपोर्ट के लिए कितना रेडी है, कितना अच्छे से एक्सपोर्ट कर सकता है। क्योंकि मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो आपको क्या मिलेगी? फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी मिला मींस क्या? आपको पैसा ज्यादा मिलेगा, आपका करंट अकाउंट का सरप्लस बढ़ेगा, और अल्टीमेटली आपको पैसा मिला तो आप डेवलपमेंट के काम में उसको लगाएंगे। तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है सारे स्टेट्स के लिए, तो इसमें महाराष्ट्र सेकंड प्लेस पे, पहले स्थान पे कौन सा है? गुजरात। अब इसके ऊपर थोड़ा सा और देख लीजिए कि एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स किस आधार पर तैयार की जाती है, जारी की जाती है। तो ये 4 आधार हैं इसके, अगर आप याद रख पाए तो ठीक है, नहीं भी रख पाए तो कोई बात नहीं। एक तो पॉलिसी, उस राज्य की एक्सपोर्ट के लेकर पॉलिसी क्या है, वो एक्सपोर्ट फ्रेंडली है या फिर
एक्सपोर्ट फ्रेंडली नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा परमिशंस लेनी होती है लोगों से, गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो फाइल फंसा के रख लेते हैं और जल्दी से क्लियर नहीं करते। ऐसा तो नहीं है। तो एक किस पे डिपेंडेंट है? पॉलिसी पे। दूसरी, बिजनेस इकोसिस्टम। आप जहाँ, आपका जो राज्य है वहां पे बिजनेस का इकोसिस्टम कैसा है, पॉलिटिकल इंटरफेयर है या नहीं है, बिजली बराबर से आती है या नहीं आती है, ठीक है, इसके ऊपर सेकंड उसका पिलर है। ये 4 पिलर है इसके एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स के। और तीसरा एक्सपोर्ट इकोसिस्टम। पहला बिजनेस इकोसिस्टम, और एक्सपोर्ट के लिए सी पोर्ट कितनी दूर है, सी पोर्ट तक जाने के लिए रोड अच्छे हैं या नहीं है, तो ये एक्सपोर्ट इकोसिस्टम है। और एक्सपोर्ट प्रदर्शन, और पिछले साल या पिछले 1-2 साल में इसका एक्सपोर्ट में इस राज्य का कैसे प्रदर्शन रहा, इन 4 आधारों पे तैयार की जाती है एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स। ठीक, इसके ऊपर एमसीक्यू तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैंने जितनी इंफॉर्मेशन थी आपको ये पता होना चाहिए दे दी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी के आधार पर। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? सभी को पता है भगत सिंह कोश्यारी हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल है। अब उन्हें एक एडिशनल राज्य का चार्ज दे दिया गया कि आप वहां के भी राज्यपाल हैं, उसको भी आप संभालिए। कर्नाटक, गुजरात, गोवा या मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर होगा गोवा। महाराष्ट्र के पास में छोटा सा राज्य है, इसलिए इसका भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया भगत सिंह कोश्यारी जी को। नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन ने एक स्वास्थ्य सहायक रोबोट डैश तैयार किया है जो दूर से डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित करता है। यह बाबा साहेब अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल को सौंप दिया गया है। पहले तो आप ये समझ ही लीजिए कि रोबोट की रिक्वायरमेंट क्यों है। सभी को पता है यार, वही रिपीटेड चीजें हैं। सभी आजकल किस चीजों में लगे कि ऐसा कुछ किया जाए कि मरीज और डॉक्टर, यानी जो पेशेंट है, कोविड का जो पेशेंट है और जो डॉक्टर है, उन दोनों के बीच में फिजिकल इंटरेक्शन ना हो, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए। क्योंकि अगर वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो वो डॉक्टर भी उससे इन्फेक्टेड होने की संभावना है। पीपीई किट का नाम सुना होगा आपने, पर्सनल प्रोटेक्शन किट। वो जो किट है, वो किट इसी के लिए तो है ताकि डॉक्टर सेफ रहे, क्योंकि डॉक्टर सेफ नहीं रहेगा तो वो काफी खतरनाक है। क्योंकि डॉक्टर तो और भी बहुत सारे लोगों से मिलेगा, बहुत सारे लोगों का वो ट्रीटमेंट करेगा, सिर्फ कोविड के मरीज का नहीं करेगा, तो वो और लोगों में फैलेगा। इसलिए एक रोबोट बनाया, बहुत सारे लोग बना रहे, तो उसमें एक है क्या, मुंबई डिवीजन, सेंट्रल रेलवे ने भी काम किया है और उन्होंने एक रोबोट बनाया जो क्या डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित करेगा। और एक इसको सौंप दिया गया है, यह बाबा साहेब अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल को दे दिया गया है कि आप इसका उपयोग करिए। तो इसका आंसर है रक्षक। इसका आंसर क्या है? रक्षक। नेक्स्ट देखते हैं, रक्षक के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? वही सारी चीजें होंगी जो सभी में होता है, तो देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। रोबोट तापमान चेक कर लेगा, और क्या, पल्स भी चेक कर लेगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है आपकी बॉडी में वो भी चेक कर लेगा, डिस्पेंसर, सैनिटाइजर जैसे स्वास्थ्य मापदंडों को माप सकता है। बहुत अच्छा होगा ये तो, कितनी अच्छी बात है। दूसरा, यह दवाइयां और भोजन भी दे सकता है तथा डॉक्टर और मरीजों के बीच 2 तरफा वीडियो संचार कर सकता है। इधर से मरीज कुछ बोल रहा है, डॉक्टर भी कुछ बोल रहा है, और दोनों के बीच क्या हो गया? 2 तरफा वीडियो संचार हो गया। राइट, कितनी अच्छी बात है। रोबोट 6 घंटे तक काम कर सकता है और अपनी ट्रे में 10 किलोग्राम तक वजन ले जा सकता है। यह सभी स्तरों पर सभी दिशाओं में आगे बढ़ सकता है और इसमें 150 मीटर तक की दूरस्थ सीमा होती है। यह वाईफाई और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन पर काम करता है। सिंपल सी बात है। सो आप जब भी कोई टेक्निकल चीजें बनाते हैं तो आप कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? मोबाइल का एंड्रॉइड एप्लीकेशन ले लो, या फिर वाईफाई से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अपना वाईफाई, उसका वाईफाई चालू कर लिया, दोनों को कनेक्ट कर लिया। इसकी रेंज भी दी गई है, 150 मीटर तक की इसकी रेंज है, मतलब काफी ज्यादा रेंज है। 10 किलो वो वेट भी ले जा सकेगा। ठीक है, तो आपको इसमें से ये सब अगर आप याद कर पाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये फीचर्स बहुत सारे जिन लोगों ने शोध किए, खोज किए, उनमें हैं, इसलिए आप नाम याद करो। रक्षक किसने बनाया? रेलवे ने बनाया, सेंट्रल रेलवे, मुंबई ऑफिस में। नेक्स्ट बात करते हैं, डैश ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 40 mm अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर की पहली खेप को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को सौंप दिया है। डिफेंस एकेडमी पुणे, रक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे, गोला बारूद फैक्ट्री खड़की
पुणे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा क्या, गोला बारूद फैक्ट्री खड़की पुणे। इसने क्या बनाया है, स्वदेशी रूप से डिजाइन है ये 40 mm अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। इससे आप ग्रेनेड लॉन्च कर सकते हो और ये बीएसएफ को दे दिया उन्होंने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, कि आप इसका उपयोग करिए। ठीक। मुंबई के पास डैश में एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में 8 साल लंबे अनुसंधान के बाद 77 नई सहित तितलियों की प्रजाति सहित 140 दुर्लभ प्रजातियों की पहचान की गई। तो पर्यावरण संवेदनशील मतलब क्या होता है, एनवायरमेंटल सेंसिटिव, या जिसको बोलते हैं हॉटस्पॉट भी बोला जाता है इसको। ठीक है, हॉटस्पॉट भी बोला जाता है, सेंसिबल। और उसमें तितलियां खोजी उन्होंने, अनुसंधान किया है पुरानी कुछ, तो 8 साल तक इस अनुसंधान चला और उसमें 77 नई तितलियां सहित कुल 140 दुर्लभ तितलियां जो कि क्या गायब हो चुकी थी, उनकी को खोज निकाला, उनकी पहचान की। वो कहाँ पे किया गया है, संजय गांधी नेशनल पार्क, वीर माता जीजाबाई चिड़ियाघर, माथेरन या लोनावाला। तो इसका आंसर है क्या, माथेरन। ठीक है, ध्यान रखना माथेरन मुंबई से पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे इतनी सारी तितलियां और ये खोजी गई। ये जगह इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। ऐसे जो इकोसिस्टम और इसके बारे में क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए आपको भूलना नहीं। पर्यावरण संवेदनशील, ठीक है, क्षेत्र है वो, माथेरन में। अब इसको यहाँ पे ये शोध किसने की थी, ये खोज किसने की, अनुसंधान किया किसने 8 साल तक? तो इसका आंसर है क्या, बोथ करेक्ट। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने ये शोध किया। ठीक। और दूसरा सोमैया विद्या विहार यूनिवर्सिटी, विद्या विहार हमारे ठाणे के ही पास में है, यहाँ पे भी ये यूनिवर्सिटी है और ये भी है। इन दोनों ने मिलकर ये खोज की थी और अच्छा काम किया है इन्होंने, पेपर भी पब्लिश किए हैं। ठीक। और देखते हैं, फिर कुछ लोग हमारे बीच नहीं रहे, उनके बारे में बात हो जाए। पद्म भूषण अवार्डी और पूर्व अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डैश का निधन हो गया। वे महाराष्ट्र के मुख्य सचिव भी रहे, इंपॉर्टेंट है ये, महाराष्ट्र के सीएस चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। राम डी प्रधान, इसका आंसर है क्या, राम डी प्रधान, इनकी डेथ हो गई। इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे, महाराष्ट्र के क्या रहे, वो चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। बॉम्बे स्टेट जब हमारे यहाँ पे था तो बॉम्बे स्टेट में वो क्या थे, आईएएस ऑफिसर थे। आईएएस कौन से, 1952 बैच के, ठीक है, याद रखना 1952 बैच के आईएएस ऑफिसर थे। उनकी डेथ हो गई, काफी एज हो गई थी, 92 साल की एज में वो एक्सपायर हो गए। आगे बात करते हैं, एक और श्रीमान जी की मृत्यु हो गई है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शिवाजीराव पाटिल नीलंगेकर का पुणे में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके बारे में कौन सा तथ्य सही है, तो देख लीजिए। उन्होंने नीलंगा निर्वाचन क्षेत्र में कई बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया, नीलंगा से वो इलेक्ट होते थे। दूसरा, ये थोड़ा सा मुझे खास लगता है, महाराष्ट्र एजुकेशनल ट्रस्ट की उन्होंने स्थापना की। याद रख पाए तो ठीक है, नहीं तो वैसे उतना मुझे कुछ खास लगता नहीं है। और देख लेते हैं, आधुनिक भारतीय रंगमंच के जनक और पद्म अवार्डी इब्राहिम अलकाजी का निधन हो गया। उनका जन्म स्थान, अब ये देख लीजिए, रंगमंच मीन्स होता है थिएटर, आधुनिक भारतीय थिएटर के जनक इन्हें कहा जाता है। इन्हें पद्म अवार्ड भी मिला है। ठीक है, याद करना चाहे तो कर सकते हैं। इनकी डेथ कहाँ पे हुई है, दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। फिर आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। कहाँ पे, पुणे में, इसलिए ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।